आपको लेकर चलते हैं शेखावाटी के रत्न सीजन 2 के अंदर, जहां मंत्री जबल सिंह खर्रा संबोधित कर रहे हैं। सुनिए सर। सेशन 2 के आज के इस समारोह में मंच पर विराजमान संत श्री ओमदास जी महाराज पीठाधीश्वर सांगलिया धोनी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष रहे माननीय श्री राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे वरिष्ठ विधायक सीकर से माननीय राजेंद्र पारिक जी, धौत के माननीय विधायक श्री गोवर्धन वर्मा जी, चूरू के माननीय विधायक श्री हरलाल सारण जी, खंडेला के माननीय विधायक श्री सुभाष मील जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मनोज भाटड़ जी, सीकर जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता गठाला जी और फर्स्ट इंडिया परिवार के मुखिया पवन अरोड़ा जी सहित उनके सभी उपस्थित सहयोगी बंधु, आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति के साथ उपस्थित सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्धजन, युवा साथीगण और आज के इस समारोह में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित होने वाले सभी संभागीगण, सबका यथायोग्य अभिवादन। सबसे पहले तो मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि शेखावाटी के आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के इतिहास को लेकर बहुत सी जानकारियाँ आपके समक्ष पूर्व माननीय वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई और ये सही है कि हमारा शेखावाटी क्षेत्र आज़ादी से पहले से ही हमारे यहाँ के वो लोग जो इस मरुधरा से निकलकर देश के विभिन्न बड़े महानगरों तक पहुँचे, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कुशलता और अपनी मेहनत के बल पर व्यापार और उद्योग जगत में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग स्थान बनाने में कामयाबी हासिल की और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए किया। गाँव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए और अपने अपने जन्म स्थान के कस्बों में उन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय ट्रस्ट के माध्यम से संचालित करना शुरू किया। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने अपने अपने जन्म स्थान पर महाविद्यालय संचालित करना शुरू किया और उसके साथ साथ ही सीकर में समाज सेवा और सामाजिक गतिविधियों को भी उन्होंने बखूबी जारी रखा और उसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में किसी ज़माने में क्षय रोग, जिसे राजरोग माना जाता था, उसका एक बेहतरीन उपचार केंद्र सावली सीकर में स्थापित किया गया और समय के साथ हमारे मेरे श्रीमाधपुर विधानसभा क्षेत्र से
1956 में विद्युतीकरण का काम शुरू हुआ। इलाका 2 पसली बना और समय की बलिहारी देखिए कि धोद जैसा क्षेत्र जो उस समय 1 पसली इलाका था वो आज 2 पसली इलाका हो गया, और हमारा श्रीमाधोपुर जो 2 पसली इलाका था वो अत्यधिक भू दोहन के कारण 1 पसली रह गया। इस समय के परिवर्तन होते हैं। युवावस्था में जब हम जयपुर से सीकर की यात्रा करते थे, सिंगल रोड थी। हमारे देखते देखते वो डबल रोड भी बनी और उसके बाद वो 4 लेन सड़क भी बनी। हमारे यहाँ एक समय था जब 3, 4, 5 सवारी गाड़ियाँ चला करती थी। मीटर गेज की लाइन थी, धीरे धीरे ब्रॉड गेज बनी और अब बड़े बड़े महानगरों से हमारी शेखावाटी के अंदर से ट्रेनों का प्रचलन शुरू हुआ। और उसके साथ साथ निश्चित रूप से ये सही है कि आज़ादी से पहले जब 1857 की एक बड़ी क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने जब ये विचार किया, क्योंकि सत्ता 1857 के क्रांति के बाद सीधी ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली गई थी, कि 1000 साल के थपेड़े खाने के बाद भी ये राष्ट्र अपनी सभ्यता संस्कृति से विमुख नहीं हुआ, राष्ट्र प्रेम से विलग नहीं हुआ, भारत की एकता और अखंडता के लिए मर मिटने का जज्बा भी इनमें कायम है। तो इसका कारण क्या है? कारण खोजने के लिए उन्होंने अपने एक विद्वान साथी को भारत का अध्ययन करने के लिए भेजा। उसने पूरा भारत का भ्रमण किया और निष्कर्ष ये निकला कि भारत में जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है उसमें व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के आधार पर जितनी उसकी बुद्धिमत्ता है, जितना उसमें ज्ञान है, उसके आधार पर वो किसी न किसी क्षेत्र में गुरुकुल के माध्यम से परिपूर्ण होकर निकलता था। और इसके लिए उन्होंने उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में एक नई शिक्षा पद्धति लागू की, जिसे हम मैकोले की शिक्षा पद्धति के रूप में पढ़ते सुनते आए। और उसने जब उनका कलकत्ता में मुख्यालय था, उस मुख्यालय के नाम के आधार पे ही देश में उस शिक्षा पद्धति ने 2 वर्ग पैदा किए, एक वाइट कॉलर और एक ब्लू कॉलर। और स्वरोजगार की ओर लोगों का रुझान कम होता चला गया। अभी 2 वर्ष में हमारे यहाँ राजस्थान से पिछले 30, 40, 50 साल में बहुत से बंधु दूसरे प्रदेशों में गए। मुझे भी उन प्रदेशों में जाकर उनसे मिलने का मौका मिला। और जब उनसे बातचीत शुरू हुई कि किस रूप में आए थे, आज किस रूप में जीवन यापन कर रहे हो, तो सैकड़ों लोग ऐसे मिले जो यहाँ से केवल किसी से किराया उधार मांगकर महानगर की तरफ प्रस्थान किया था। और उन्होंने अपने जीवन की संघर्ष गाथा बताई कि कैसे कैसे काम शुरू किए हमने।
और आज उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 100-150 व्यक्तियों को रोजगार देने के साथ साथ 1000-1000, 1500 व्यक्तियों, 2000 व्यक्तियों को रोजगार देने की सक्षमता बना ली। मैंने पूछा, इतना मेहनत आप अपने जन्म स्थान पर भी कर सकते थे, यहाँ के भी की? तो उनका कहना था कि वहाँ हमारे मन मस्तिष्क में एक ही भाव रहता था कि अगर मैं जो काम मैंने यहाँ आकर शुरू किया वो काम मैं जन्म स्थान पे करता तो बहुत से लोग मुझे ताने सुनाते कि देखो फलां का बेटा, फलां का पोता किस प्रकार का काम कर रहा है। यहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं था और मेरे दिमाग में केवल और केवल मात्र एक ही लक्ष्य रहता था कि जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतनी मेहनत करके आर्थिक उपार्जन करूँ, और उस आर्थिक उपार्जन के आधार पर जो व्यक्ति किसी से किराए के पैसे उधार लेकर गया था उनमें से बहुत से लोग 100, 200, 500 करोड़ सालाना के व्यापार करने वाले, कुछ लोग 1000, 2000, 5000 करोड़ सालाना का व्यापार करने वाले बने। उसके बाद उनसे मिलने के बाद मैंने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक स्वरोजगार को लेकर चाहे कोई भी सरकार हो, उन्होंने जितने प्रयत्न किए वो प्रयत्न सफल क्यों नहीं हो पाए। इसकी गहराई में गए तो कारण ये मिला कि आज भी भारत के अधिकांश नागरिक के मन मस्तिष्क में सरकारी योजनाओं को लेकर एक नकारात्मक विचार रहता है कि ये सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, ये सरकार के विकास कार्य हैं, ये अच्छे से संपादित होते हैं तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ये बिगड़ते हैं तो मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी का परिणाम रहा जब मैं पहली बार प्रधान बना, फिर उसके बाद विधायक बना। सामान्यतः जिले के अधिकारी जो छोटी कमेटियां होती हैं उसमें मुझे बुलाते कम हैं। गलती से एक बार यहाँ एक बैंकर्स की कमेटी हुआ करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स, उसमें बुला लिया। बातचीत चली विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उसके कितना आपने लोगों को लाभ दिया और कितना वापस रीपे हुआ। तो पता चला कि 99.99% रीपे नहीं हो पाया। मुझे वो दिन भी याद है जब 10,000 रुपये की एक स्वरोजगार योजना आई थी, मुझे वो दिन भी याद है जब 50,000 रुपये की स्वरोजगार योजना आई थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसका लाभ उठाने में सफल नहीं हो पाया। अभी परिवर्तन हुआ। स्टेट वेंडर्स के लिए भारत सरकार ने एक योजना निकाली कि आप सड़क पर बैठकर सब्जी बेचते हो, सब्जी का ठेला लगाते हो, फल का ठेला लगाते हो, चाय की थड़ी चलाते हो या और कोई छोटा मोटा काम करते हो, तो आपको बिना ब्याज के 10,000 रुपये का लोन की पहली किस्त मिलेगी। और अगर आप 10,000 रुपये की किस्त समय पर वापस जमा करा देंगे तो उसके बाद आपको अगली किस्त के रूप में 20,000 रुपये मिलेंगे आपका लघु व्यवसाय बढ़ाने के लिए। और 20,000 रुपये जब वापस समय पर आप चुका दोगे तो उसके बाद आपको 50,000 रुपये की राशि फिर बिना ब्याज के मिलेगी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। अभी पिछले दिनों उस योजना की समीक्षा की तो उसका सुखद परिणाम ये आया कि 96% लोग समय पर वापस रीपे कर रहे हैं। वो 10,000 रुपये लेकर बाज़ार से सब्जी खरीद कर
बेचना शुरू करते हैं और जो मुनाफा होता है उसमें से किस्तें जमा करा कर फिर 20,000 रुपये की किस्त लेने में सक्षमता प्राप्त करते हैं। 20,000 से फिर आगे बढ़ते हैं, उसको चुकारा करके 50,000 रुपये का लाभ प्राप्त करके बिना ब्याज का ऋण, और वो अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सोच का परिवर्तन जब समाज के आम आदमी के दिमाग में नहीं आएगा कि सरकार के जन कल्याणकारी कार्य हों और चाहे विकास के कार्य हों, उसके लिए धन कहां से आता है, अगर ये विचार हर आदमी अपने मन में करना शुरू करे, खुद के दिमाग में नहीं आए तो किसी से पूछेगा तो इसका सटीक जवाब मिलेगा कि आप बाजार से जो भी वस्तु खरीदते हैं, एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिस पे किसी न किसी प्रकार का कर नहीं हो, टैक्स नहीं हो। और वही पैसा जो आप अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई से बाजार से सामान क्रय करते हो, सामान क्रय करके घर लाते हो, कर का पैसा व्यापारी को चुकाते हो, वो बूंद बूंद का पैसा अरबों रुपए खरबों रुपए बनकर वापस जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से और विकास कार्यों के माध्यम से आप तक लौट कर आता है। अब अगर हमारा उसके प्रति सकारात्मक सोच बन जाएगा कि ये मेरे खून पसीने की कमाई से जन कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहा है या मेरे खून पसीने की कमाई से विकास का कार्य हो रहा है और इसमें किसी प्रकार की कमी खामी नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से एक ऐसा बदलाव आएगा कि जितने भी जन कल्याणकारी कार्य हैं उनका लाभ भी सही रूप से पात्र लोगों को मिलकर वो अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे और विकास के कामों को भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद वो वर्षों तक आपको दोबारा उस पर खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी मैं बॉम्बे गया था महाराष्ट्र किसी काम से, वहाँ 150 साल पहले एक सीमेंट की सड़क बनी थी। वहाँ के लोगों ने बताया साहब 150 साल में एक नया पैसा इसकी मरम्मत पे आज तक खर्च नहीं हुआ। क्यों नहीं खर्च नहीं हुआ? क्योंकि उस समय पूर्ण गुणवत्ता के साथ उस सड़क का निर्माण हुआ था। और आज हमारे हालात ये हैं कि चाहे सीमेंट की सड़क बना दें, चाहे डामर की सड़क बना दें, सरकार के स्तर पर उसकी जो जीवन रेखा तय कर रखी है, उस जीवन रेखा से पहले ही वो समाप्त हो जाती है। अभी पिछले सप्ताह मुझे सीकर के श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। 2 साल बाद उस भवन को 100 साल पूरे होने वाले हैं। वहाँ बातचीत चली तो पिछले 98 साल में रंग रोगन के अलावा मरम्मत पे उस पर कोई खर्चा नहीं हुआ। और अभी पिछले बरसात के मौसम में जो विद्यालय भवन 20 साल पहले बने, 18 साल पहले बने, 15 साल पहले बने, 30 साल पहले बने, सारे के सारे या तो जर्जर होकर धराशायी हो गए या जर्जर घोषित कर दिए गए। इस सब का कारण जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये भारतवासियों की जो नकारात्मक सोच है सरकार की योजनाओं के प्रति, वो उसकी मूल जिम्मेदार है। तो आज के इस अवसर पर सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि सरकार के चाहे जन कल्याणकारी कार्यक्रम हो, चाहे विकास के कार्यक्रम हो, हर नागरिक के मन में ये भाव आना चाहिए कि ये जो काम हो रहा है इसमें मेरे खून पसीने की कमाई का हिस्सा निश्चित रूप से है
और मेरे खून पसीने की कमाई का हिस्सा बर्बाद नहीं हो, उसका 100% उपयोग हो, ये सकारात्मक विचार प्रत्येक नागरिक के मन में उत्पन्न हो जाएगा, उस दिन देश की और प्रदेश की दशा और दिशा बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। बात चल रही थी राजस्थान का बजट आने वाला है। अब उसमें भी अगर मैं कुछ बोल जाऊंगा तो राजनीति घुस जाएगी उसमें। हमारे यहाँ एक कहावत है, तेते पांव पसारिए जितनी लांबी सोर। और जो भी कोई आज तक किसी ने भी इसका उल्लंघन किया है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे सरकार हो, उसका खेल कैसा बनता है फिर मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में सबसे बड़ी जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता है प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की। जब मैं 2013 से 2018 में विधानसभा का सदस्य था, मैंने माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को एक सुझाव दिया था। हम शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं, हम चिकित्सा सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं, हम हर क्षेत्र में विस्तार करते जा रहे हैं। परिणाम क्या है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 1 से 12 तक की क्लास, विद्यार्थियों की संख्या 70। मैंने कहा इससे बढ़िया है हर 20-30 किलोमीटर जिस विद्यालय के पास पूरी ज़मीन है, वहाँ सारे सब्जेक्ट खोलिए, पूरे सब्जेक्ट के विद्यार्थी लगाइए और 20-25 किलोमीटर दूर से आने वाले विद्यार्थियों को चाहे 2,000-3,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट वाउचर के नाम पे पैसा देना पड़े तो भी आपके विस्तार से सस्ता पड़ेगा। आज चिकित्सालय खुल रहे हैं, टाइम बाउंड है। मैंने उनसे निवेदन किया था, आजकल गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक सड़कें बन गई। हर 20-30 किलोमीटर पर जिस चिकित्सालय के पास पूरी भूमि है, वहाँ 24 घंटे चलने वाला 8-8 घंटे की शिफ्ट के चिकित्सालय खोलिए। वरना होता क्या है, गरीब आदमी के घर में कोई बीमार हो गया, एक दिन की दिहाड़ी उसको मरीज दिखाने में निकल जाती है। अगर 24 घंटे कहीं चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी तो वो दिन में दिहाड़ी करके शाम को अपने परिवार के बीमार सदस्य को अस्पताल ले जाकर दिखाकर दवा दिला सकता है। ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज भी मुझे एक किस्सा याद आ गया। हरिशंकर जी भाबड़ा हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री थे, तो कुछ विकास कार्यों को मौके पर जाकर जांच करने की बात चली तो हम सबको साथ ले लिया उन्होंने। एक ठीकर विधानसभा का, आपका नहीं है और आप उस समय थे नहीं, राज हमारा था। एक जगह एक हैंडपंप लगा हुआ था और उसमें 4 बकरियां बंधी हुई थी। पास में जिसकी बकरियां बंधी थी उसका कुआं था, ट्यूबवेल था, टैंक था। बात चली भाई इस हैंडपंप की उपयोगिता क्या है, लगा क्यों था ये। तो उस समय के हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उनका जवाब था कि साहब ये मेरा प्रगाढ़ समर्थक था और गांव वालों ने इस पे तंज कस दिया, तो क्या सत्ता पक्ष का खास आदमी है, हम तेरे को तब माने जब तू यहाँ वीराने में एक हैंडपंप लगा कर दिखा दे। तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा उसके बाद पानी कितने दिन पिया? बोले आज तक मैंने इसमें से एक बूंद नहीं ली। कोई और लोग आते जाते होंगे, बोला कोई नहीं लेता। तो हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, हम देश हित में नहीं सोचते, हम समाज हित में नहीं सोचते, हम क्षेत्र हित में नहीं सोचते,
हम हमारे व्यक्तिगत अहंकार को विकास का मूल मंत्र मानते हैं। और यही कारण है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको अगर मैं कहना शुरू करूँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं डोटासरा जी को इतना कहना चाहूँगा कि 2024-25 का बजट, 2025-26 का बजट राजस्थान के लिए बेहतरीन था, उससे ज़्यादा 2026-27 का बजट बेहतरीन मिलेगा। और सीकर, झुंझुनू और चूरू को भी उसमें निश्चित रूप से बहुत बेहतर सौगात मिलेगी। इन शुभकामनाओं के साथ आज पुरस्कृत होने वाले सभी समाज सेवियों का अभिनंदन और अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ आज के समारोह में उपस्थित रहकर इस समारोह को गरिमा प्रदान की उन सभी वरिष्ठ प्रबुद्धजनों का भी बहुत बहुत सम्मान, मातृशक्ति का भी सम्मान, युवा साथियों का भी सम्मान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।